हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआईसी क्लासेस। इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स। तो देखो, मैं आपको बताऊं तो एनआईसी के सिलेबस में ना साइंटिस्ट बी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है ब्लॉकचेन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं गाइज, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी है। बट जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दीज पॉइंट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि अभी तक इसके ऊपर आप कह सकते हो कि जो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन वो पूछेंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो बेस है ना, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से नोट करते रहना, विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली होता क्या है, जब हम ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, तो जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप लोग कैसे करते हो, आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो कैसे, या तो अपने वॉलेट को यूज करते हो, जैसे पेटीएम वॉलेट है, पे वॉलेट है, या फिर आप क्या करते हो, सीधा बैंकिंग सिस्टम को, मतलब जैसे एसबीआई ऑनलाइन है, पीएनबी, आईसीआईसीआई ऑनलाइन, तो मतलब आप बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हो। या फिर थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम्स हैं, थर्ड पार्टी में हमारे पास जैसे पेपाल आ गई, ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स आ गई। तो मतलब बीच में कोई ना कोई अथॉरिटी है जिनके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहली प्रॉब्लम है बीइंग हैक्ड की। मतलब आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशन हैकिंग जो है वो इसके ऊपर पॉसिबल है। मतलब कोई भी इस चीज को क्या कर सकता है, अगर उसको अच्छी नॉलेज है तो वो हैक करके आपकी प्राइवेसी, आपके डेटा को ब्रीच कर सकता है। इवन आपकी, ऐसा आपने डेली बेसिस पे सुना भी होगा, रोज ऐसी न्यूज आती है कि उसका डेटा हैक कर लिया, या उसके अकाउंट से ये पैसे निकलवा लिए, ये हो गया, वो हो गया। आपको ये चीज कहीं ना कहीं इसके बारे में सुनने को मिलेगा ही। ऐसे ही आपके भाई कई बार करते हो कि आप ट्रांजेक्शन की, बट वो ट्रांजेक्शन फेल हो गई, मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, वो ट्रांजेक्शन क्या हो गई, फेल होगी। बैंक के एंड पे कोई ट्रांजेक्शन जो है वो इश्यू की वजह से फेल हो गई, या फिर आपकी जो डेली लिमिट है वो वहां पे क्या हो गई, एक्सीड होगी, तो इस वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो गई। या फिर आपसे इतने एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो लेते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को करने में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से ये एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बिकॉज देर इज अ थर्ड पार्टी, देर इज अ पर्सन इन बिटवीन। बस यही एक्चुअल में ब्लॉकचेन जो है वो इस चीज को रिमूव कर रहा है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली कहता है कि मैं बीच की ये जो एंट्री है ना, इसको ही निकाल देता हूं। मतलब मैं बीच में कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, वॉलेट, ये सब निकाल दो। मतलब बंदा सीधा एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांजेक्शन करेगा। मतलब अगर मैंने किसी और बंदे को भेजनी है तो बीच में कोई यूज नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन होगा दो बंदों के बीच में। गेटिंग द पॉइंट। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इट इज अ डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हो, या वर्चुअल करेंसी बोल सकते हो। और इसमें हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट का। इट इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट, पहले पॉइंट तो याद रखना। इट इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन इज अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड कॉल्ड ब्लॉक्स दैट स्टोर द डेटा पब्लिकली एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी लॉग इंफॉर्मेशन को वो एक एक करके स्टोर करता है। बट ऐसा नहीं कि वो सारा का सारा डेटा पब्लिकली डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में पड़ा है। नो, इट इज स्टोर्ड इन द साइफर टेक्स्ट। बड़े स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हम यहाँ पे, जैसे आरएसए एल्गोरिदम है, उसको यूज कर रहे हैं। इंटीग्रिटी के लिए हम SHA-256 एल्गोरिदम है, हैशिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो मतलब कोई भी उस डेटा को ऑल्टर ना कर सके, इट इज प्रॉपरली सिक्योर्ड। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चार लोग हैं, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। अब देखो, लेट से ए बी सी डी चारों ने कोई ट्रांजेक्शन करनी है। लेट से सब ने ए को कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो भेजनी है। अब बी ने लेट से कुछ अमाउंट ऑफ मनी भेजी, सी ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी ए को भेजी, डी ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी ए को भेजी। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में कोई ना कोई एरर अक्कर हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डी ने ए को इंफॉर्मेशन सेंड की, तो पहले सबके पास कितने कितने बिटकॉइन है, यहाँ पे हम यूज करते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक तरह से क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज हम यूज करते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है आपकी बिटकॉइन। मे बी आपने इसके बारे में सुना भी हो। तो बिटकॉइन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ए के अकाउंट में बिटकॉइन है लेट्स से 5, और बी के अकाउंट में है 3, सी के अकाउंट में है 3, डी के अकाउंट में है 3। तो इस तरीके से पहले इंफॉर्मेशन सेव है।
अब देखो डी ने अगर 2 बिटकॉइन भेजे तो इसके रहे 1 और ये हो गए 7। ऐसे सी ने भेजे लेट से 2 तो इसके हो गया 1, टोटल हो गए ए के पास 9। ऐसे डी ने भेजे तो लेट से इसके हो गए, या सी ने भेजे तो लेट से इसके हो गए 1 और मेरे ए के कितने हो गए 11। तो एक तरह से क्या है, ये एक लेजर की तरह जो ऑनलाइन लेजर की तरह वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करता है। और ये लेजर जो है इसको आप बिल्कुल स्प्रेडशीट की तरह, गूगल की स्प्रेडशीट की तरह कंसीडर कर सकते हो। जैसे गूगल की स्प्रेडशीट होती है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, सारी अपडेशन करते जा रहे हैं। वो सारी अपडेशन एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, सेव हो रही है। लेकिन एक तरह से आप उसको ये कह सकते हो कि आप उसको व्यू कर सकते हो लेकिन उसमें ऑल्टर नहीं कर सकते। तो ये ऑनलाइन लेजर जो है वो क्रिएट करता है ब्लॉकचेन। तो ये जो ब्लॉकचेन, जो भी इन ब्लॉक्स में चेंजेस होंगे ना, इन सारे चेंजेस को जब एक बार फाइनल हो गया, सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई, तो ये कॉपी ऑफ ये ब्लॉकचेन जो है ना, ब्लॉकचेन क्यों बोल रहे हैं कि ये सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे हम इनमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये सारे नए नए ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं और ये सारे ब्लॉक्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ए बी सी डी चारों जो है वो अपने अपने पास एक एक कॉपी रख लेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की, जिससे उनको पता लगे कि कब अमाउंट जो है वो कितना अमाउंट हमने इधर उधर ट्रांसफर किया। ये बेसिक सी कहानी है एक्चुअल में ब्लॉकचेन की। अब देखो व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ digital currency, virtual currency that can be used to verify the transfer of asset, control the addition of new unit and secure financial transaction using cryptography। हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी और मैंने आपको वही बताया, मैं आपको और थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। वैसे ऑलरेडी हमने नेटवर्क्स में इसका बेसिक जो है वो किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ये वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट वाला काम ही है या फिर गूगल स्प्रेडशीट वाला काम। मतलब होता क्या है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें एक्सेल की, तो यू कैन मेक चेंजेस टू द डेटा ऑन योर ओन एंड दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्जन ऑफ स्प्रेडशीट दैट आर शेयर्ड विद अदर, बट इफ यू मेक द चेंजेस इन द गूगल स्प्रेडशीट, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे चेंजेस कर रहे हैं, सबके पास अपडेटेड कॉपी है, लेकिन वो अपडेट कॉपी एक्चुअल में सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में पड़ी है। लेकिन स्प्रेडशीट में क्या होता है, एक्सेल में जब जब आप चेंजेस कर रहे हो तो हर बार क्या कर रहे हो, वो पिछली कॉपी से क्या हो रही है, चेंज। तो मल्टीपल कॉपीज नहीं बना रहा, कॉपीज वो एक ही है। जैसे गूगल स्प्रेडशीट कॉपी एक ही है, डॉक्यूमेंट एक ही है, उसी में सारे के सारे चेंजेस कर रहे हैं और वो एक ऑनलाइन लेजर की तरह जो है वो क्रिएट हो जाता है। देन ये क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल्स हमारे पास बिटकॉइन है, लिटकॉइन है, इथेरियम है, जेड, डैश, रिपल, एनीएम, स्टेलर। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो काफी पॉपुलर है। देन फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो वी हैव अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर विच वर्क यूजिंग द हैशिंग एनक्रिप्शन। अब मैं आपको वो आइडिया देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखो, इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर कट समझ आएगा। ये एग्जाम्पल जो है ये रहा, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपने पहले भी मैंने आपको नेटवर्क में बताया हुआ है, नेटवर्क सिक्योरिटी में। लेट से फिल जो है वो जैक को डेटा सेंड करना चाहता है, तो होगा क्या, लेट से फिल वांट टू सेंड 2 बिटकॉइन टू जेट, तो जैक को वो 2 बिटकॉइन भेजेगा, तो अपना वॉलेट का एड्रेस मतलब सेंडर का एड्रेस हो गया। अब सबसे पहले तो उस पर क्या होगा, हैशिंग एनक्रिप्शन। सबसे पहले हम यूज करते हैं SHA-256 हैशिंग, जैसे बिटकॉइन जो है वो यूज करता है SHA-256 हैशिंग। हैशिंग से क्या होता है, इंटीग्रिटी अचीव होती है। अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ, मतलब किसी ने अगर ट्राई किया कुछ भी चेंज करने की, तो सारा का सारा डेटा ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मतलब ये क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन को रोकने की कोशिश करता है। तो उसके बाद यहाँ पे फिल ने क्या लगाई, अपनी प्राइवेट की लगाई, अपने एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर। प्राइवेट की मैंने आपको बताया हुआ क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर की तरह वो काम करता है, ताकि वो कल को नॉन रेपुडिएशन से हम बचा सकें, कल को वो डिनाई ना कर सके। तो वही पब्लिक की प्राइवेट की वाला, तो पब्लिक की प्राइवेट की, तो फिल ने डेटा सेंड करना है, तो फिल ने अपनी प्राइवेट की से सिग्नेचर किए और फिर बाद में उसको जैक की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दिया। तो अब देखो, जैक की पब्लिक की से एनक्रिप्ट क्यों किया, क्योंकि अब सिर्फ जैक ही इसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है बाय यूजिंग इट्स ऑन प्राइवेट की। क्योंकि ये प्राइवेट की और पब्लिक की में यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैंने अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया तो मेरी प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट होगा, अगर मैंने अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया तो मेरी पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट होगा। तो मैंने एनक्रिप्ट कैसे किया, जैक की जो भेज रहा हूं जिसको मैं, रिसीवर की पब्लिक की से, ताकि रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उसको खोल ले, और रास्ते में अगर कोई इस डेटा को कोई और खोलने की कोशिश करेगा तो जैक की जो प्राइवेट की है वो तो सिर्फ जैक के पास ही है। पब्लिक की हो सकता है सबके पास हो, लेकिन पब्लिक की से कोई भी हम यहाँ पे फंडा यहाँ पे कोई भी इस तरीके से हम यूज ही नहीं कर रहे। और अपनी प्राइवेट की से उसे सिग्नेचर इसलिए कर दिए ताकि जैक को पता लग जाए कि ये डेटा एक्चुअल में
फिल के थ्रू आया है, क्योंकि जैक ने उसमें अपने प्राइवेट सिग्नेचर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वही नेटवर्क्स वाली जो हमने आरएससी एल्गोरिदम डिस्कस किया था एसिमेट्रिक की वाला, तो ये एसिमेट्रिक की को यूज करता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं हैश वैल्यू को डिजिटल सिग्नेचर के लिए। देन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस एल्गोरिदम। यहाँ पे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स जो है वो बैकएंड पे काम करते हैं, माइनिंग वगैरह हम यूज करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम काम करते हैं, जो एंड पे क्या करते हैं, वैल्यू को वेरीफाई करते हैं, और फिर जो भी ब्लॉक्स ऐड करने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ऐड करनी है, वो माइनर्स जो है वो उसको ऐड करते हैं। तो ये पॉइंट्स गाइस बस लिखते रहना, इनके ऊपर में भी आपको एक आधा पॉइंट जो है वो पूछ लें। ये वही मैंने आपको जो बताया पब्लिक लेजर के बारे में, जैसे नॉर्मल हमारे पास फाइल्स होती है ना लेजर्स, ये वही है, अब ये ऑनलाइन लेजर की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, वही कह रहा है, अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज शेयर्ड, सिंक्रोनाइज्ड एंड रेप्लिकेटेड अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस द मल्टीपल साइट कंट्रीज इंस्टीट्यूट। मतलब सबके पास उसकी क्या होगी, एक ऑनलाइन कॉपी होगी, जो भी चेंजेस करेगा तो सबको वो चेंज जो है वो विजिबल होगा। देन हैश एनक्रिप्शन, वही मैंने आपको बताया कि SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं। एसिमेट्रिक की हम यूज करते हैं एल्गोरिदम, जिसमें RSA वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, क्रिप्टोग्राफी को अचीव करने के लिए। यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स जो है वो बताए हुए हैं, इन पॉइंट्स को मैंने आपको पहली एग्जांपल से एक्सप्लेन करके बता दिया। नेक्स्ट देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर्ड दैट स्टोर्स द ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स आल्सो नोन एज ब्लॉक। वही जो मैंने आपको बताया, ब्लॉक में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है, और वो ब्लॉक जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई ब्लॉकचेन इज एक्चुअली पॉपुलर, सपोजिंग यू आर ट्रांसफरिंग द मनी टू योर फैमिली फ्रेंड्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, you would log in into the online banking, transfer the amount to the another person. When the transaction is done, your bank upgrade the transaction record. आपका बैंक जो है वो आपके अकाउंट से माइनस कर देगा, दूसरे अकाउंट में प्लस कर देगा, दैट्स इट। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो मैंने आपको इनिशियली बताए, कि एक तो हैकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्निकल इशू है यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके चार्जेस जो है वो बहुत सारे लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है ना। तो जब भी आपने देखा होगा, जैसे पेपाल से अगर आप पेपाल से अगर आपको कोई पेमेंट करता है, तो पेपाल इज टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है ना, वो अपने जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो काफ़ी लेती है। तो बीच में से इसको निकाल दिया, तो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं, और प्लस हमारे पास सिक्योरिटी भी है, क्रिप्टोग्राफी भी है, हैकिंग का भी यहाँ पे कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर। ठीक है ना, इसमें टेम्पर भी जो है वो आप डेटा नहीं कर सकते इजीली। तो ये मेन कहानी है कि वाई वी आर यूजिंग द ब्लॉकचेन नाउअडेज। ठीक है ना, तो ब्लॉकचेन जो है वो इस वजह से काफ़ी पॉपुलर है। वही यहाँ पे जो मेन एग्जांपल दिए हुए हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक, हाईली सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी, मतलब खुद से वो क्या करता है, वैल्यूज को चेंज करता है, और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो फास्टर तरीके से क्या होती है, सेंड होती है। और ब्लॉकचेन में जो मेजर टेक्नोलॉजीज, एक तो वही क्रिप्टोग्राफी कीज हम यूज कर रहे हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क कंटेनिंग द शेयर्ड लेजर। ठीक है ना, और तीसरा हमारे पास कंप्यूटिंग टू स्टोर द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड ऑफ अ नेटवर्क। तो जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह अगर यूज करो, जिसमें हम बिटकॉइन वगैरह जो है वो बेच सकते हैं इधर उधर, तो अगर आपको वहां पे देखा होगा तो दैट इज प्योरली सिक्योर्ड। ठीक है ना, और ये वही आपको पब्लिक की प्राइवेट की वाली कहानी जो है वो सारी की सारी बताई हुई है। तो ट्रांजैक्शन देख लो कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, वन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कार्डिनल फीचर इज द way it confirm and authorize the transaction. For example, if two individual wish to perform a transaction with public private key, तो पहले पर्सन ने क्या किया, attach the transaction information on the public key of the second party. This total information is gathered together into a block. वो सारी information block में डाल दी। The block contains a digital signature. जो sender है वो अपने digital signature करेगा, और जो receiver है उसकी public key को use करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास होता है टाइम स्टैम्प कि कब ने हम ट्रांजेक्शन की। ठीक है ना, और इसके अलावा डेटा इंफॉर्मेशन, मेरा एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, कितना डेटा हम सेंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज ऑल्सो सेव्ड। तो ये सारा का सारा जो है वो एक ब्लॉक में क्या रहता है, सेव्ड रहता है। ठीक है ना, एक लेजर में, जैसे हम लेजर जो बनाते हैं, लेजर में भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रहती है, वही चीज हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये जो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, जैसे कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास ब्लॉकचेन की तरह है। तो एक ब्लॉक में हमारे पास क्या है, प्रीवियस हैश बेसिकली पिछले ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल, मेरे अकाउंट डिटेल, सेंडर का
रिसीवर का, कितना डेटा भेजा, दैट्स नॉस बेसिकली क्या है कि रैंडम वैल्यू जनरेट करते हैं। वो रैंडम वैल्यू जो है वो हैशिंग के लिए हम यूज करते हैं, हैश की को जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे कौन सा हैश फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास जो हैश वैल्यू आई है, जैसे 256 बिट हमने यूज किया, तो उसमें अगर आप डॉट का कुछ भी अगर कोई टेम्पर करने की कोशिश करेगा ना, द होल हैश वैल्यू विल बी चेंज। और जैसे ही हैश वैल्यू चेंज हुई, ईच एंड एवरी यूजर के ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन एक तरह से सारे के सारे वो ट्रांजेक्शन जो है वो डिनाई कर देंगे, क्योंकि इससे हमें पता लग गया कि देयर इज सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन अकर्ड। तो यही एक्चुअल में कहानी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मेनली पॉइंट याद रखना, हैशिंग हम यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी हम यूज करते हैं, ब्लॉकचेन होता क्या है, अब आपको एक आइडिया जो है वो उसका बेसिक हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा पॉइंट जो है वो लेजर की तरह, ऑनलाइन लेजर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आपको पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी। तो आईओटी अगेन जो है वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ब्लॉकचेन के बारे में, आईओटी है, एआई है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज में से हार्डली कोई एक आधा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, और इन केस अगर आया तो मैक्सिमम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी एप्लीकेशन या ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बेसिक जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, दीज ऑल पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ऐसे ही हम आईओटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आईओटी में हमारे पास सबसे पहले है, इट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम सब लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। अब मैसेज सेंड करना है, मेल सेंड करनी है, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई कम्युनिकेशन, चैट, हम सब लोग क्या है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम बना रहे हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब कि आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के टाइम पे आपने बड़ी एड्स भी देखी होंगी, जैसे स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है ना। मतलब ये सारा जहां पे ये स्मार्ट आ गया ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरह से आईओटी उसमें डाल दिया। और आईओटी का फंडा बेसिकली पता है क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएससी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जैसे हम वॉच है, ठीक है ना, या कोई मशीन है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। एम्बेडेड सिस्टम इनके अंदर होता है, फिक्स्ड काम करती हैं। लेकिन उसके अंदर हमने एक और चीज क्या लगा दी, अब हमने इनके अंदर प्रोग्रामिंग लगा दी, इनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब इसके फायदा क्या हुआ, अब जैसे देखो एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं, आप ऑफिस से चले अपने घर की तरफ, बहुत ज्यादा गर्मी है, ऑफिस से चले अपने घर पे, तो घर अभी जो है वो 15-20 मिनट दूर है, तो आपने ऑफिस से ही अपना एसी जो है वो घर का ऑन कर दिया। तो ये पहले तो ये पॉसिबल नहीं था, घर पे जाओगे, पहुंचोगे, फिर आप एसी ऑन करोगे। अब आपने क्या किया, पहले इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ऐप आपके सिस्टम में होगी, वहां से सीधा आप ऑन कर दो, जैसे ही घर पहुंचे पूरा आपको कूलिंग सिस्टम वहां पे ऑन होगा। मतलब कहने का क्या है कि आईओटी जो है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कि सारे डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दो, दे विल बी टॉकिंग, दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आपने बहुत सारे स्मार्ट होम के ऐड भी देखे होंगे, जैसे अभी एक ऐड में देख रहा था स्मार्ट होम की, कि मतलब बंदा जो है वो सब कुछ बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, जैसे हम एलेक्सा को बोलते हैं ना, एलेक्सा प्ले म्यूजिक, एलेक्सा डू दिस, तो कहीं ना कहीं वैसे ही हमारे पास स्मार्ट होम में फैन ऑन करना है, एसी ऑन करना है, तो सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है कनेक्ट कर दिए। तो आर्डिनो बोर्ड जो होते हैं, आर्डिनो बोर्ड जो सिंपल सर्किट जो है ना, उनको हमने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर दी। तो प्रोग्रामिंग जो है वो मेनली यूज होती है यहाँ पे जावा, पाइथन, रूबी, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है वो बेसिकली आईओटी को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे इसने बोल रखी है, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड वट एवर आई हैव टोल्ड यू। वही चीज यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है, व्हीकल्स हैं, रोबोट्स, वेयर हाउस, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अभी तक अराउंड 9 बिलियन डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, एंड दे विल बी रीचिंग टू 20 बिलियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मेन कंपोनेंट्स हमारे आईओटी के अंदर आ जाते हैं, जैसे लो पावर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम तो हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, बैटरी पावर। अगर हम सिंपली अगर हम बात करें कि सर उनको पावर से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी से तो ठीक है कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो मतलब वो डिवाइस बंद, तो फिर आईओटी का कॉन्सेप्ट ही बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम उसके अंदर बैकअप के लिए बैटरी लगाते हैं। अब बैटरी लगाई तो उसकी भी एक लाइफ टाइम है, उसको भी तो चार्जिंग करना पड़ेगा। तो बैटरी जो है, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल पार्ट है।
क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखो डिवाइसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें बहुत बड़े फील्ड हैं, ठीक है ना, खेतों में आपने लगा दिए सेंसर्स, लगा दिए ह्यूमिडिटी, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, जो सारा का सारा डेटा जो है वो डेली बेसिस पे सेंस कर रहे हैं, डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अब इस सारे डेटा को आप कहाँ रखोगे? आप अपने हार्ड ड्राइव्स वगैरह थोड़ी ना लगाओगे, अब वो तो एक दिन में भर जाएंगी सारी। तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सारा का सारा डेटा क्लाउड पे पड़ा है, बैकएंड पे सारा का सारा डेटा हमने स्टोर किया। अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा, अब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं, अब उस डेटा में बिग डेटा में हमारे पास होता है वेलोसिटी, बहुत सारी हाई वेलोसिटी से डेटा जनरेट होता है, वैरायटी ऑफ डेटा जनरेट होता है, एंड वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो जनरेट होता है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको सेंसर जो ये सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं, कहीं पे तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा, और सिर्फ स्टोर करना पर्पज नहीं है, उसको यूज करना एक्चुअल में एक मेन पर्पज है। उसमें से इनपुट निकालना, उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज द मेन फंडा ऑफ द आईओटी। अब नेटवर्क कनेक्शन की बात करें तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क कनेक्शन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। नेटवर्क कनेक्शन में सारे के सारे डिवाइसेस को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आईपी एड्रेसिंग कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना। अब डिवाइसेस जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कैसे आरएफआईडी के थ्रू भी कनेक्टेड है, सेंसर्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, स्मार्ट नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपके आईओटी में कंसीडर होते हैं। और अगर हम बात करें तो स्केलेबल, एफिशिएंट, ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक है ही। अभी हम 9 बिलियन डिवाइसेस को कनेक्ट कर चुके हैं, अब 20 बिलियन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्केलेबिलिटी भी है, एफिशिएंसी यहाँ पे लानी पड़ेगी। आईपी एड्रेसिंग जो है वो ज्यादातर, अब जैसे IPv4 है, अब वो यूज नहीं कर सकते, वो तो पहले ही खत्म हो चुके हैं आईपी एड्रेस, अब IPv6 जो है वो यूज होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में लर्न करना पड़ेगा अगर आप IoT को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे थ्योरी में कहानी लिख रखी है। तो मेन एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा है कि योर कार को डिटेक्ट है इंजन प्रॉब्लम, मतलब आपकी कार खुद इंजन जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करेगी आपकी कार के अंदर सेंसर, और वो खुद ही अपॉइंटमेंट लेगा मैकेनिक से, और उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो मैकेनिक के पास पहुंच जाएगी। बस फिर आपके पास अपॉइंटमेंट आ गई, आप सीधे जाओ मैकेनिक के पास। हाँ, ये नहीं है कि कार अपने आप चली जाएगी, वो भी हो सकता है इन फ्यूचर कर दें, लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि एटलीस्ट बैकएंड पे ऑटोमेटिकली, जैसे हम गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं, अलेक्सा को बोलते हैं, मेक अ कॉल, डू दिस एंड ऑल, तो वो बैकएंड पे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, आपके फोन के थ्रू कनेक्टेड है। आप बोलते हो कॉल करनी है मुझे किसी पर्टिकुलर बंदे को, तो वो आपके फोन बुक से डायरेक्टली उसको कॉल करता है। अपॉइंटमेंट के लिए बोलते हो, अपॉइंटमेंट लेता है। तो ये ऐसी स्मार्ट वॉचेज हैं, एप्पल वॉचेज हैं, या आप नॉर्मल स्मार्ट वॉचेज को MI फिटबिट वॉचेज हैं, उनके थ्रू क्या होता है, सारा का सारा डेटा डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है, बैकएंड पे आपकी एप्लीकेशन में स्टोर हो रहा है, फिर आपको वो यूजफुल फैक्ट बताता है कितनी कैलोरीज बर्न की, क्या प्रॉब्लम। इवन अब तो बहुत हाई लेवल की उसमें एडवांसमेंट है कि आपको अगर इन केस कोई प्रॉब्लम अगर होने के चांसेस हैं तो वो पहले ही आपको डिटेक्ट करके बताता है। तो कहने का मतलब क्या है, सेंसर्स जो है वो मेन फंडा है यहाँ पे। तो सेंसर्स की अगर हम बात करें, सेंसर से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन। जैसे एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लेट्स से अगर आपको सॉइल के चेक करना है कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉइस्चर कितना है, ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो IoT के थ्रू चेक कर सकते हो। ड्रोन्स वगैरह आजकल यूज करते हैं, उसके थ्रू इरिगेशन कर रहे हैं। या फिर अगर हम बात करें कंज्यूमर यूजेस, तो कंज्यूमर जो है जैसे फिटबिट वॉचेज हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, इन सबको हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं हेल्थ में, कनेक्टिविटी में, फिटनेस में, ये सारे के सारे वहां पे मेरे को एडवांटेज देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है IoT की इन हेल्थ केयर। तो देखो हेल्थ केयर में सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि हेल्थ केयर में स्मार्ट बेड्स जो है, स्मार्ट बेड्स जो है बेसिकली स्टाफ को इन्फॉर्म करने के लिए कि व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड, ठीक है, कौन सा बेड कब अवेलेबल होगा। इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी हेल्थ, मतलब उन इक्विपमेंट्स की रिलायबिलिटी, कब वो खराब हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप एक तरह से ट्रैक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। और इवन पेशेंट की हेल्प, अगर हम हेल्थ की बात करें तो वो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो सेंसर्स के थ्रू पॉसिबल है। ऐसे इंश्योरेंस वगैरह में भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लोग क्या कर सकती हैं, प्रॉपरली डेटा चेक कर सकती हैं। जैसे फिटबिट वॉच के अकॉर्डिंग उन्होंने हेल्थ का डेटा जो है उनका उठा लिया, अब उसके अकॉर्डिंग वो बंदे को इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि एक तरह से हर एक चीज को स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना, दैट इज व्हाट द बेसिक पर्पस ऑफ द IoT। और इसके लिए करता क्या है, बेसिकली पहले डेटा कलेक्ट करता है, फिर उस डेटा को कलेक्ट करके उसको माइन करके उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते हैं। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में देख लो, रिटेल में, इसके अलावा अगर हम बात करें यूटिलिटी एनर्जी सेक्टर में,
ठीक है ना। तो ये मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहां पे आईओटी का बहुत ज्यादा यूसेज है। देन हमारे पास आ जाता है सेंसर्स, टाइप्स ऑफ सेंसर्स में भी आपको एक आधा पॉइंट अगर आए, वैसे तो दूर दूर तक चांसेस नहीं है, बट फिर भी ये भी देख लो फटाफट से कौन कौन से टेम्परेचर, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं। पहला है टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी सेंसर है, प्रेशर मैच करने के लिए, प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए आप कह सकते हो प्रेशर सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी चेक करने के लिए कि बेसिकली बिना किसी चीज को कांटेक्ट में लाए, जैसे कार्स वगैरह में होते हैं ना कि जब आप बैक करते हो तो वो बता देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, दैट इज अ टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी। फिर एक्सेलोमीटर आ गया जहां पे हम स्पीड, वेलोसिटी और ये चीज हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सेंसर। गायरोस्कोप आ गया जिसमें जैसे टायर्स वगैरह मूव कर रहे हैं तो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, जिस एंगुलर रेट से वो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्पीड मेजर करनी है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सेंसर्स हैं कहीं ना कहीं, चाहे मूवमेंट से रिलेटेड ले लो सेंसर, चाहे आप टेम्परेचर, चाहे आप जैसे गैस सेंसर हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, तो ये सेंसर्स बेसिकली हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने में। ठीक है ना। तो जब डेटा कलेक्ट होगा तभी फिर उस डेटा को क्या कर सकते हो, माइन कर सकते हो, उस डेटा को आपस में शेयर कर सकते हो, तब जाके जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फंडास। और लास्ट में ये भी सुन लो कि मेजर इनेबलिंग टेक्नोलॉजी जैसे आरएफआईडी है, एनएफसी है, लो एनर्जी ब्लूटूथ, हमारे पास लो एनर्जी वायरलेस, लो एनर्जी रेडियो प्रोटोकॉल्स हैं, एलटीई है, ठीक है ना, जैसे 4G जो यूज करते हैं हम आजकल, वाईफाई डायरेक्ट सिस्टम है। ठीक है ना। मतलब कहने का कि बिना एक्सेस पॉइंट के, वाईफाई डायरेक्ट क्या होता है बेसिकली, बिना किसी एक्सेस पॉइंट के भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है, मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाईफाई मतलब एक तरह से इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आईओटी बेसिकली है कि कैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं so that they can communicate with each other. तो this is a main whole purpose of the internet of things. नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करेंगे एज कंप्यूटिंग की। तो एडवांस्ड एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अभी तक हमने बात की थी ब्लॉकचेन की, आईओटी की, साइबर सिक्योरिटी की। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एज कंप्यूटिंग। तो एज कंप्यूटिंग पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज अ अपग्रेडेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड आई होप कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मेरी वीडियोस जो है वो जरूर चेक कर ली होंगी, आपको लिंक उसकी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एडवांस वर्जन आप कह सकते हो या उसके अंदर जो अपग्रेडेशन को आप बोल सकते हो एज कंप्यूटिंग। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको क्लाउड के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक फिर से बता देता हूँ कि क्लाउड हम लोग जो बात कर रहे हैं तो क्लाउड बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें रिमोट सर्वर्स। रिमोट सर्वर्स जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में बात की कि अगर मुझे स्टोरेज चाहिए, नेटवर्क चाहिए, या मुझे अगर लेट से कोई प्लेटफॉर्म को यूज करना है, कोई सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो वो सारी की सारी चीज कहां पड़ी है, वो ऑलरेडी क्लाउड में पड़ी है। और ये क्लाउड किसने बनाया है, ये क्लाउड बनाया है जो बिग मेजर जो आपके जेंट कंपनीज हैं, लाइक अमेजोन है, अमेजोन के अपने क्लाउड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लाउड है, इसके अलावा गूगल का अपना क्लाउड है। तो हम उनके क्लाउड को यूज करते हैं जहां पे हम रिमोट सर्वर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में कंप्यूटेशन जो है वो कर रहे हैं। तो ये बेसिक सी कहानी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज व्हाट, इट इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। मतलब यूजर का तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कंपनी अपने एंड पे सारा कुछ मैनेज करती है, स्टोर करती है। आपको तो पे एज यू यूज वाली सर्विस है, जितना आपने पे यूज किया उतना ही उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। बस आपके पास मेनली क्या होना चाहिए, एक सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आप क्लाउड को एक्सेस कर सको। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम पे आप सब लोग यूज कर रहे हो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ठीक है, गूगल फोटोज। इवन आपके मोबाइल में जैसे एमआई का मोबाइल है तो एमआई क्लाउड है, ठीक है, अगर आप ओप्पो का यूज कर रहे हो तो ओप्पो का क्लाउड है। तो कहीं ना कहीं आप सारा का सारा जो स्टोरेज है, मेनली हम स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात करते हैं, ऑल्दो सिर्फ स्टोरेज ही प्रोवाइड नहीं करता क्लाउड। स्टोरेज के साथ साथ अगर कंप्यूटेशन करनी है, अगर आपको लेट से कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलनी है और उसमें आपका सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो आप क्लाउड से जो है वो कंप्यूटेशन भी ले सकते हो। मतलब उससे आप एक तरह से जो जो आपको रिक्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग आप क्लाउड से ईच एंड एवरीथिंग ले सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो अब जो एज कंप्यूटिंग है ना, एज कंप्यूटिंग को हम बोल रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांस वर्जन।
एडवांस वर्जन एक्चुअल में क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपको कहीं पे भी अपना पर्सनल सिस्टम को कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा का सारा डेटा ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल गया, एंटर करो और आप सारी चीजें जो है वो कहीं से भी 24/7 एक्सेस कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे मेन जो एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि हम यूज कर रहे हैं रिमोट सर्वर्स को। तो रिमोट सर्वर्स का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा पड़ा है क्लाउड में और यूजर जो है वो कहीं दूर बैठा है। अब यूजर जो है वो सारा का सारा डेटा क्लाउड में है, तो लेट्स से अगर यूजर कुछ भी ब्राउज कर रहा है, यूजर कुछ भी अगर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो वो बार बार क्लाउड को एक्सेस करेगा ताकि उसको डेटा जो है वो मिल सके। मतलब सारी की सारी चीजें जो है वो क्लाउड के ऊपर एक्सेस हो रही हैं। तो मतलब पहली बात तो आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे फंडा आता है लेटेंसी का, डिले का, जिसको आप बेसिकली कम करना चाहते हो। इसको आप क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, क्योंकि ये जो लेटेंसी है जनरली हमने कंप्यूटर नेटवर्क में भी डिस्कस किया था कि जो डिले होता है ना, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब कितना डिस्टेंस पे आपका क्लाउड है, और वेलोसिटी मतलब क्या है बेसिकली कि कितना स्पीड ऑफ द सिग्नल है, चाहे आप फाइबर यूज करो चाहे कॉपर जो भी। तो ये बेसिक सा फंडा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इस लेटेंसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इस लेटेंसी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जो एज कंप्यूटिंग है ना, वो टोटली फोकस करती है इसी चीज के ऊपर कि आप कैसे जो है इस लेटेंसी को मिनिमाइज कर सको, कैसे एक्चुअल में इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्स टाइम को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा फंडा है क्लाउड कंप्यूटिंग का और एज कंप्यूटिंग है। तो एज का मतलब क्या है कि ये आपको यूजर को फील करवाता है, ये जस्ट एक तरह से यूजर को फील करवाता है कि डेटा आपका क्लाउड में नहीं पड़ा, वो आपके सिस्टम में ही पड़ा है, ऑल्दो वो सिस्टम में नहीं है। बट एज कंप्यूटिंग क्या है, एक बीच में एक लेयर लगा दी हमने, मतलब डेटा जो है वो ऑफलोड करके यहाँ पे रख दिया। ऑफलोड करने का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मल कैशिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वालों को तो कैशिंग का कॉन्सेप्ट पता ही है कि आपका डेटा जो है वैसे तो सारा डिस्क में पड़ा है, लेकिन उसमें से जो ज्यादातर एक्सेस हो रहा है डेटा उसको हम रैम में ले आए। अब रैम में से जो ज्यादा एक्सेस हो रहा है उसको हम कैश में ले आए, तो ये फास्टर एक्सेस है। तो मतलब जो डेटा आपको ज्यादा चाहिए, जो डेटा आपको ज्यादा मतलब कह सकते हो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली चाहिए, उसको आप नियरेस्ट रख लो, नियरेस्ट एंड फास्टर मेमोरी में रख लो, ताकि आप विदाउट डिले उस डेटा को एक्सेस कर सको। तो वही एज कंप्यूटिंग है। इसमें हम क्या यूज करें, 5G वायरलेस जो है वो यूज करेंगे, आपका AI है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ताकि उससे पता लगे कि यूजर को एक्चुअल में किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो उस डेटा को वो क्या करेगा, ऑफलोड करके नियरेस्ट रख लेगा, एक तरह से सिस्टम के जो पर्सनल सिस्टम है ना यूजर का, उसके बिल्कुल पास रख लेगा, ताकि क्लाउड में बार बार एक्सेस ना करना पड़े। और जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना वो नियरेस्ट होगा, उतना ही क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका डिले कम हो जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। तो क्लाउड एक तरह से क्या है, डेटा सेंटर की तरह सारा एट प्रेजेंट जो है वो आपका सारा का सारा डेटा सेंटर्स में पड़ा है, चाहे गूगल का, फेसबुक का, ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एज कंप्यूटिंग बेसिकली इसीलिए इसका नाम ही एज रखा है, मतलब बिल्कुल आपके नियरेस्ट जो है वो डेटा हम रख देंगे। तो ये एज कंप्यूटिंग इनेबल्स द डेटा टू बी एनालाइज्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसफर्ड एट द एज ऑफ द नेटवर्क। मतलब जैसे ही आपके सिस्टम के बाहर निकला, मतलब साथ के साथ आप कह सकते हो एज कंप्यूटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। और आइडिया इज टू एनालाइज द डेटा लोकली क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर्ड इन द रियल टाइम। तो देखो आप अपने सिस्टम में फोटोज, वीडियोज, मूवीज, ये बहुत कुछ डाउनलोड करते हो, तो उस डेटा को जैसे हम आई क्लाउड यूज करते हैं, तो सारा का सारा डेटा हम चाहते हैं कि क्लाउड में स्टोर हो जाए। लेकिन अब क्लाउड से जब डेटा को एक्सेस करते हैं ना, तो उतना ही टाइम लग जाता है, क्योंकि लेटेंसी वहां पे है, इंटरनेट आपका जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बैंडविड्थ काफी हाई होनी चाहिए। तो बस एज कंप्यूटिंग बेसिकली यही कहता है कि डेटा को एक तरह से लोकली रख लो, और तो उसी सिस्टम में नहीं रख रहे आपके, लेकिन इस हिसाब से रख रहे हैं कि आपको फील ऐसे ही होगा कि डेटा बिल्कुल आपके सिस्टम के अंदर ही पड़ा है। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द एज कंप्यूटिंग। तो एज कंप्यूटिंग आप कह सकते हो इट इज द ब्लेंडिंग ऑफ 5G प्लस AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसको मिला के हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, किसमें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो ये बेसिक सा फंडा है एज कंप्यूटिंग का। तो ये डायग्राम जो है उसी के ऊपर बनाए हुए हैं। तो मेनली आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मेन डिफरेंस आपका यही आ जाता है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज कि द प्लेस वेयर द डेटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस। तो क्लाउड में डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, डेटा सेंटर पे दूर हो रहा है, लेकिन एज कंप्यूटिंग पे बिल्कुल आपके नियरेस्ट जो है वो रखेंगे। और जितनी भी अब आजकल, जैसे हमने IoT के बारे में भी डिस्कस किया, तो IoT भी क्या है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा को नियरेस्ट रखेंगे तो उतना ही कंप्यूटेशनल इजी होगा, उतना ही आपके पास डेटा रीच जो है वो
जल्दी करेगा। तो ये बाकी की कहानी मैंने आपको वही बता रही कि 5G नेटवर्क को जब तक 5G प्रॉपरली आता नहीं है तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक प्री रिक्वेस्ट है एज कंप्यूटिंग की। तो क्विकनेस आएगी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, लोकलाइजेशन सोल्यूशन है, सबसे मेन पॉइंट ये है, एंड डेटा एफिशिएंट, डेटा आपका जो है वो एफिशिएंटली पड़ा है और आपका जो है नियरेस्ट से नियरेस्ट डेटा को रखने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज अ बेसिक फंडा ऑफ द एज कंप्यूटिंग। तो गाइज ये बेसिक पॉइंट्स आप नोट कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू।